सबसे अच्छी बात है कि यूपीएससी 2023 का जो इंटरव्यू देने का मौका मिला है, आज 1 फरवरी को हमारे प्रिय संदेश को ये मौका मिला है, ये बहुत ही गर्व का पल है और ये सबके लिए गर्व का पल है। क्योंकि एक नया यूथ जिसे मैं मानता हूँ कि अभी 23 ऐज है, 23 साल की उम्र में संघ लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू देना, ये सबके लिए, हमारे लिए, पूरे ग्रुप के लिए ये प्राउड का एक सबके लिए प्राउड है। तो मैं कहूँगा कि संदेश जो आपका आज इंटरव्यू हुआ है 1 फरवरी को, वो सबसे पहले बताइए कि कितने मिनट आपका इंटरव्यू चला? सबसे पहले धन्यवाद सर। और आज मुझे ऐसा लगा कि 34-35 मिनट मेरा इंटरव्यू चला है यूपीएससी में और बोर्ड दिनेश दासा सर का था। दिनेश दासा के बारे में बता दूं कि दिनेश दासा जो हैं वो पहले गुजरात लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा गुजरात पर्यटन के भी हेड रहे हैं वो और माना जाता है कि वो बहुत बड़े वो एक तरह से लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। क्या लगा अगर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जब आप दासा जो दिनेश दासा हैं उनके बोर्ड में अगर आपका इंटरव्यू पड़ा तो क्या मोटिवेट किया उन्होंने? जी सर, बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल था जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और शुरुआती में जब मैं अंदर गया तो बुलाए और मैं बैठ गया और उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया कि आप इंट्रोडक्शन दीजिए बोर्ड को। मैं इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद क्वेश्चन उन्होंने पूछना स्टार्ट किया, पहले मेरे हॉबी से, फिर पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आए, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया। मैं सॉरी बोल दिया सर को। तो फिर सर ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोला कि देखिए आप घबराइए नहीं, कि आप यहाँ आए हैं इंटरव्यू देने, अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे बाद भी 4 लोग आपसे सवाल पूछेंगे। अगर उन 4 लोगों का भी आंसर आप अच्छे से देते हैं, तो आपके स्कोर बराबर हो जाएँगे। तो तो आपको थोड़ा-सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप 23 साल के हैं तो बहुत अच्छी एनर्जेटिक बात है। रहिए। इसका अर्थ है कि जो 5 लोग बैठे होंगे, बोर्ड में 5 लोग होंगे? 5 लोग थे। 5 लोगों का बोर्ड था, 1 अध्यक्ष होंगे और 4 उसके मेंबर होंगे। आप जब गए, तो यूपीएससी में खास तौर से जो इंटरव्यू होता है, वो गोलमेज टाइप का होता है। बोर्ड जो बना होता है, जो टेबल होगा, वो इस तरह का होगा कि सभी आपस में साथ में बैठे। आपको कैसा लगा? ये कैसा अनुभव था? इसके पहले भी इंटरव्यू देने का मौका मिला है। ये जानना चाहिए कि आज के विद्यार्थियों के लिए अगर कोई मेहनत करता है, हार्ड लेबर करता है, तो उस ऊँचाई को छूने की क्षमता होनी चाहिए या होती है, वो पहुँचता भी है, जो साबित संदेश ने किया है। याद होगा इसके पहले भी इंटरव्यू दिया था। ये बहुत बड़ा मौका है और इस बार इंटरव्यू देने का मौका मिला। राउंड टेबल में बैठे थे। कैसा लगा? कैसा अनुभव रहा आज? सर आज राउंड टेबल था और 5-6 लोगों के लिए 5 लोग ऑलरेडी बैठे थे। मेरे लिए चेयर वहीं पे राउंड टेबल पे लगा था। तो बहुत ही फ्रेंडली लगा। ऐसा मुझे नहीं लगा था कि बहुत इंटरव्यू चल रहा है, इंट्रोगेशन चल रहा है। वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए और मैं भी जवाब दिया। मुझे कुछ बहुत ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि थोड़ा ग्रिलिंग या ऐसा कुछ हो रहा है। बहुत फ्रेंडली मैं बोले जा रहा था, वो लोग सुन रहे थे और मुझे सोचने का मौका भी दिया जा रहा था। तो आज का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। पिछली बार से मुझे लगा कि मैं अच्छा किया हूँ और उन लोगों का भी मुझे लगा कि वो लोग भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आपने बताया कि आपका हॉबी जो है वो सिनेमा है, हिंदी फ़िल्मों संगीत। को गीत सुनना, हिंदी फ़िल्म के गीत सुनते हैं आप। इससे भी प्रश्न पूछा गया आपसे? जी सर, एक पहला प्रश्न इसी से आया। जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन खत्म किया कि सर पढ़ाई के अलावा हिंदी गाने सुनना मेरी रुचि है। तो वहीं से क्वेश्चन इंटरव्यू स्टार्ट ही हो गया। स्टार्ट चेयरमैन हुआ आपके हॉबी से। दिनेश दास सर ने वहीं से स्टार्ट किया कि तो बताइए कि 90s 70s और 80s में जो गाने आते थे उस समय के गाने, वो गाने आज तक भी हम लोग सुनते हैं, बहुत मधुर है, आज तक भी अच्छे लगते हैं सुनने में। लेकिन आज जो गाने बन रहे हैं वो साल 2 साल में उनका ऐज खत्म हो जा रहा है। उसके बाद कोई सुनना नहीं चाहता, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज के गानों का लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया है, वैसे गाने नहीं बन रहे हैं, पहले के गाने आज भी अच्छे लगते हैं। तो यही पहला सवाल तो यही था। देखो, सबसे अच्छी बात ये होती है कि संदेश के बारे में बताते चलूँ, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि 23 साल में दूसरी बार इंटरव्यू दिया है। सबसे बड़ी बात है कि मैट्रिकुलेशन में 98% के आस-पास मार्क्स लाना, फिर उसके बाद 10+2 में 98% के आस-पास मार्क्स लाना, ग्रेजुएशन में करोड़ीमल कॉलेज में टॉप कर जाना, पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे अच्छा कॉलेज है और जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसमें पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप करना, ये बहुत बड़ी बात है और पुनः जब यूपीएससी की तैयारी में आया, तो यूपीएससी की तैयारी में आते ही इंटरव्यू देने का मौका मिला। कम उम्र में अगर इस तरह का रिजल्ट होता है, कल अगर रिजल्ट आपका हो जाता है, टोटल सीटों की संख्या इस बार यूपीएससी में कितनी है? 1126? सर 1140। 1140 1140 सीटों का मौका है। आपका इंटरव्यू अच्छा गया है। आपका याद होगा कि मेंस के पहले मैंने मेंस के बाद मैंने एक इंटरव्यू लिया था। उसमें बताया कि अच्छा आपका मेंस भी गया था। अगर अच्छी सीटें मिलती हैं और यूपीएससी में अगर ये सिविल सर्विसेज में ऊपर का रैंक मिल जाता है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है और वो बनना उसके सौभाग्य में होता है, जो कम उम्र में उस ऊँचाई को छूता है। संघ लोक सेवा आयोग की इंटरव्यू देने में। और जब किरोड़ी मल की चर्चा हुई कि नहीं? किरोड़ी मल के यस। बारे में क्या हुआ? ये सर किरोड़ी मल से एक क्वेश्चन आया। जैसे एक मेंबर थे, उन्होंने पूछा कि आप किरोड़ी मल से पढ़े हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स है आपका, तो बताइए कि किरोड़ी मल कॉलेज के हॉस्टल में कुछ महान हस्ती रहे हैं, तो आप उनका नाम बता सकते हैं?
तो मुझे पता था, मैंने बताया कि जी सर अमिताभ बच्चन साहब। तो खुश हुए, बोले कि और कुछ बताइए। तो मैं दूसरा नाम बताया, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। क्या बात और है! भी मुझे मालूम था, लेकिन वो खुश हो गए, बोले कि अच्छा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और बताओ संदेश मुझे कि सबसे ज़्यादा फ़ोकस होता है यूपीएससी में सब्जेक्ट का, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल जो आपका विषय है, ज्योग्राफी है सब्जेक्ट, तो यस। ज्योग्राफी से क्या-क्या पूछा गया जो नए बच्चे हैं या जो जिनका फ़ोकस ख़ास तौर से अपने ऑप्शनल पे होता है, ज्योग्राफी के बच्चों के लिए क्या संदेश है? क्या पूछा गया इंटरव्यू में? सर ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन आए। जैसे एक उन्होंने पूछा कि मान लीजिए कि आपको अरावली पर्वत खत्म हो जाता है, अरावली को हटा दिया जाता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो इसका मैंने बताया कि एक तो है कि रेगिस्तान जो है फैल जाएगा थोड़ा पूरब की तरफ। राजस्थान का जो हिस्सा है। राजस्थान में जो रेगिस्तान है वो फैलेगा। दूसरा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि अरावली अगर हट जाता है, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो मानसून है वो राजस्थान की तरफ जाएगा, तो वर्षा होगी। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट मैंने पहले बताया, उसके बाद नेगेटिव। दूसरा उन्होंने हिमालय का, कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय कैसे बना है, तो इस पे चर्चा हुई थोड़ा बहुत। उसके बाद उन्होंने ज्योग्राफी से ये हिमालय वाला क्वेश्चन आया, और भी कुछ 2-3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। हाँ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ बताइए। पूछा गया। तो मैं पूछा कि गोल 13 जो है क्लाइमेट एक्शन है, 14 है लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन द लैंड। ये सब गोल का डिस्कशन हुआ। तो ये सब ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी और जो हमारे लक्ष्य हैं 17 विषय जो लक्ष्य रखे गए हैं, उस लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, उसमें आपने बताया। अच्छा एक बात बताओ संदेश साहब कि जब इंटरव्यू आपका चल रहा था, तो ज्योग्राफी के अलावा जो आज का समसामयिक विषय है, जो सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट के अलावा जो करंट अफेयर्स के प्रश्न आते थे, उसमें क्या-क्या पूछा गया आपसे? सर करंट अफेयर्स थोड़े मुझसे कम पूछे गए, और यहाँ मैं तैयारी तो किया था, रोज पढ़ता था न्यूज़ पर 2, लेकिन करंट अफेयर से ज़्यादा उन्होंने सवाल नहीं पूछे। एकमात्र एक क्वेश्चन जो आया वही कि जियोपॉलिटिकल जो चल रहा है पूरा वर्ल्ड में, जियोपॉलिटिकल तनाव चल रहा है, इसका भारत कैसे इसको कैपिटलाइज़ कर सकता है, कैसे इसका फ़ायदा उठा सकता है? एक सवाल उन्होंने पूछा। तो इसका मैंने जवाब दिया कि रसिया से मोबाइल ऑलरेडी ले रहे हैं, और भी। लेकिन सामने वाले सर सुनना चाहते थे कि चाइना से जो कंपनियाँ शिफ्ट हो रही है, तो इसमें भी डिस्कशन में सोचा कि उसको कैसे भारत की तरफ एट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि एफडीआई को और थोड़ा लिबरलाइज़ करना होगा, जो एफडीआई पॉलिसी है इंडिया की। हम सब्सिडीज़ दे सकते हैं नए कंपनीज़ भारत में खोलने के लिए, तब वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल भी मैंने दिया कि लावा इंटरनेशनल अभी भारत आया है चाइना से, तो ये सब इस पे डिस्कशन हुए। अच्छा ठीक एक बात और मैं पूछूँगा इस चर्चा में आगे बढ़ते हुए कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आप एक बिहार के उस जिला से आते हैं जो भारत में खास तौर से बिहार को एक पिछड़ा राज्य माना जाता है। उसमें भी आप छपरा सिवान से आते हैं। उस बेल्ट में क्या आपके बैकग्राउंड में जब प्रश्न पूछा जा रहा था तो क्या बिहार की चर्चा हुई? यस सर, बिहार की चर्चा हुई है। उन्होंने पूछा कि जैसे बिहार में एक माइग्रेंट से लेबर से एक मैम थी, वो पूछी कि कोविड के समय बहुत सारे माइग्रेंट लेबर थे, वो बिहार चले गए थे। आज क्या है, वो बिहार में ही हैं कि बिहार से फिर अपने जहाँ पे फिर काम से करते थे हाँ। वहाँ चले गए हैं? हाँ, हाँ। तो मैंने बोला कि मैम अभी कोविड जैसे ही खत्म हुआ, लोग फिर माइग्रेट होना शुरू हुए। जहाँ से वो आए थे, वो चाहे दिल्ली एनसीआर हो, गुजरात, महाराष्ट्र, अधिकतर लोग चले गए हैं, कुछ लोगों को छोड़कर, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री उस तरह का नहीं है, तो अपॉर्च्युनिटी हमारे पास लिमिटेड है। तो इसको मैंने बताया, तो पूछी कि क्यों लिमिटेड है, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो है क्यों नहीं हो पाया? तो इसको मैंने कारण दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कमी था, सरकार इन्वेस्टमेंट के लिए जो पॉलिसी लानी चाहिए उस समय नहीं ला पाई। अभी सरकार कुछ कर रही है, तो उन्होंने पूछा क्या कर रही है? तो इसमें मैंने जवाब दिया, बिहार का जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, चाहे और भी इथेनॉल पॉलिसी, सब के बारे में मैंने बोला। और बिहार से लास्ट में एक क्वेश्चन आया कि जीआई टैग को लेकर अच्छा, सर ने जीआई पूछा। टैग के बारे में आया हाँ, था? क्या सर बताया आपने जीआई लास्ट में टैग के बारे चेयरमैन में? ने सर इंटरव्यू जब 4-5 नंबर पूछने के बाद चेयरमैन ने पूछा, चेयरमैन सर ने कि जीआई टैग क्या होता है बताइए संदेश? तो मैंने जीआई टैग के बारे में बताया। उसके बाद पूछे कि आप बिहार से हैं, तो बिहार का कोई 3 जीआई टैग बताइए। तो इसमें मैंने 2 मेरे माइंड में जल्दी-जल्दी आया, मैं बताया कि एक मधुबनी पेंटिंग है और एक मुजफ्फरपुर का शाही लीची है, शाही लीची है। तो मैंने बता दिया। जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, हुँ। जीआई टैग होता है और बिहार में तो खास तौर से जो एक बहुत फेमस है वहाँ खाजा भी, खाजा भी है, सिलाव का और खाजा होता है, जर्दालू मैंगो भी है। पान जर्दालू पान भी है ये सब और चीज़ें। ये और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। चावल भी वहाँ का बड़ा फेमस है भागलपुर का जो हुँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आपने बताया। बिहार से प्रश्न पूछा गया, भूगोल से प्रश्न पूछा गया, आपसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया। नए विद्यार्थी जो इस साल 2024 में यूपीएससी में बैठेंगे, उसके लिए क्या संदेश दोगे? खास तौर से प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए और इंटरव्यू के लिए, पहले प्रारंभिक परीक्षा के लिए। संक्षिप्त में। सर अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स डिफ़िकल्ट हो गया है। अगर 3-4 साल पहले की हम बात करें, 19-20 में जो क्वेश्चन आते थे, और जो अभी 23 में जो पेपर आया है, दोनों में बहुत अंतर है। देखा गया है कि पूरा पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। ऑप्शन जो अब पहले पूछे जाते थे 1, 2, 3 करके, वो अब पूछे जा रहे हैं 1 पेयर सही है, 2 पेयर सही है। तो बहुत ही चेंज किया है यूपीएससी ने। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेहनत के अलावा हार्ड वर्क तो आप करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन प्लानिंग रणनीति ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब जो एग्ज़ाम है पिछले 1-2 साल में, आपको अपने रणनीति अच्छे करने हो, प्लानिंग अच्छे करने होंगे,
पिछले 1-2 साल में ये भी देखा गया है कि ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ा है प्रीलिम्स में। अच्छा, पहले ज्योग्राफी से क्वेश्चन कम आते थे, इस बार ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन पूछे गए, एनवायरनमेंट से 15, तो लगभग 1/3 पेपर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से पूछा गया। तो इस पे जोर देना चाहिए जो नए लोग हैं, ज्योग्राफी को आप अच्छे से कवर करें, एनवायरनमेंट कवर करें, इन सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा, पेपर को आप एनालाइज़ करें, 22-23 का पेपर देखें, कुछ ऐसे ट्रिक्स लॉजिक हैं जो आप भी आज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ऐसा देखा गया कि 42 क्वेश्चन ऐसे थे, जिनमें 1 पेयर, 2 पेयर करके 3 पेयर, 4 पेयर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें 22 क्वेश्चन के आंसर थे ओनली 2 पेयर। अच्छा। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, उसको सोचना होगा आपको, उस लॉजिक से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि उस समय आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, रिवीजन चाहिए, बार-बार टेस्ट सीरीज़ आप लगाएँ। तो प्रीलिम्स के लिए ये सब रणनीति हो सकता है, जनवरी से मई तक आपको देना होगा। दूसरा जो प्रीलिम्स में चीज़ हो गया है, सीसेट ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। जीएस से ज़्यादा टेंशन सीसेट ने दे दिया है बच्चों को, सीसेट का इफेक्ट है। 22-23 में। तो सीसेट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं पहले भी बताते रहा हूँ और आज मैं फिर कहना चाहूँगा कि मैथ, रीज़निंग को आप छोड़ नहीं सकते। मैथ चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट आए, एटलीस्ट आप 3-4 चैप्टर को टारगेट करें। नंबर सिस्टम, वर्क एंड टाइम और प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब 3-4 चैप्टर को, छोटे-छोटे चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको टारगेट करें। रीज़निंग में आप वैसे ही चैप्टर को टारगेट करें, डाटा सफिशिएंसी हो, अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं 5-6 चैप्टर को टारगेट करें। आपका ये होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन आप मैथ, रीज़निंग से सॉल्व करें सही 1 घंटे में। 1 घंटे में आप कॉम्प्रिहेंशन को बनाएँ, 27 कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं। 1 घंटे में आप अगर आप कॉम्प्रिहेंशन को देते हैं, वहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ लॉजिक हैं जिससे आप आसानी से कॉम्प्रिहेंशन को सही कर सकते हैं, संदेश बीच में मैं एलिमिनेट कर सकते हैं। रोकूँगा। एक बड़ी अच्छी बात बोली है संदेश ने कि जो आज सीसैट का जो हिस्सा है, यूपीएससी में सीसैट का बहुत सारे विद्यार्थी इस वर्ष 2023 में पीटी में सीसैट में फेल हुए हैं। तो आपके लिए एक अच्छा संदेश ये है, संदेश के लिए, इस बार आपके 3 अपॉर्च्युनिटी शानदार दिख रहा है। सबसे पहली बात कि बहुत अच्छे लड़के जो बहुत गंभीर आपके साथ मेंस इंटरव्यू पिछले बार दिए थे, बहुत सारे बच्चे छँटे हैं इस बार सीसैट से। दूसरा मौका, सीटों की संख्या बहुत अच्छी है और तीसरा मौका, पिछली बार से मेंस आपका शानदार गया, इस बार का इंटरव्यू बहुत बेहतरीन गया है। तो मैं कहूँगा कि 1 फरवरी 2024 में आज जो आपका 37 मिनट का इंटरव्यू हुआ, मैं आशा करता हूँ कि अगली बार अप्रैल में जब यूपीएससी का रिजल्ट आएगा और जब आईएएस बनेंगे, तो हम फिर आपका एक इंटरव्यू लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद संदेश का। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। नए जोश, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और नया उत्साह, नया उमंग और इस बार रिजल्ट 100% अच्छा होगा। हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ संदेश। बहुत धन्यवाद सर।